हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का पाठशाला पे स्वागत करता हूं। और कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संविधान के विकास में मैंने पहले भी आपको बताया कि यह लिखित रूप में 1773 से शुरू हुआ और आज भी इसका विकास हो रहा है। इसको हमने 3 चरणों में डिवाइड किया था। कितने चरणों में? 3 चरणों में डिवाइड किया था कल। तो 3 चरण थे आपके कब? 1773 से लेकर के 1773 टू 90 आज तक। ठीक, कब तक? आज तक। यहां 3 चरण मैंने डिफाइन किए थे। तो कल पहला चरण 1773 से 1773 से आप पढ़ चुके थे 1858 और 1858 से लेके 1919 तक मैंने आपको कल ही बता दिया था कि क्या क्या उसमें हुआ। तो 1919 को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि 1919 का जो अधिनियम था वो 1935 के अधिनियम से काफी कुछ मिलता जुलता है, काफी कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम से आगे बढ़ेंगे आज हम लोग कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या हुआ। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम 1919 का। क्या हुआ था इसमें कि केंद्र की विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया था। क्या किया गया था? द्विसदनीय, 2 सदन जो है विधायिका में बनाए गए थे। कैसे? आज आपकी विधायिका में 2 सदन है। कौन कौन से? एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। ये 2 सदन है आपकी विधायिका में आज, जिसे आप पार्लियामेंट कहते हैं। तो इसी पार्लियामेंट की ये दो सदनों की व्यवस्था कब से शुरू हुई? 2 सदन कब से शुरू किए गए? 1999 में, 1919 में ये द्विसदनीय व्यवस्था आई। इसके साथ साथ एक काम और किया गया था। एक काम वो और एक्स्ट्रा क्या था? वो काम था कि 1919 में राज्यों को अलग से प्रेफर किया गया, अलग से अस्तित्व दिया गया। तो भारत में जो ब्रिटेन के अंडर में राज्य थे उनको अलग से अस्तित्व दिया गया और अलग से पावर दिया गया। तो एक चीज और इसमें ऐड हुई कि राज्यों का अस्तित्व आया, राज्य अस्तित्व में आए कि भारत में जो केंद्र है वो इतने राज्यों में डिवाइड होगा, इतने राज्य बने। अब इन राज्यों में क्या किया गया? द्वैध शासन। क्या अपनाया गया? द्वैध शासन। प्रश्न बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब अपनाया गया? तो आपका उत्तर होगा 1919 में। द्वैध शासन का मतलब आपको समझाते हैं। डुअल गवर्नमेंट है क्या? तो डुअल गवर्नमेंट का मतलब है कि एक ही राज्य में 2 शासन। कुछ कार्य राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा और कुछ कार्य करने का अधिकार केंद्र की सरकार रखेगी। यही है राज्य में द्वैध शासन। ठीक, तो केंद्र, यही राज्य का द्वैध शासन शुरू हुआ 1919 से। यह व्यवस्था कंटिन्यू चलती रही। इसके बाद 1919 से लेकर के 1935 तक का भारतीय इतिहास काफी कुछ उल्टा सीधा रहा, काफी कुछ उठापटक भरा रहा। क्यों? क्योंकि गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश कर चुके थे और गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के बाद आप 1917 से एक तरफ से शुरू करिए तो 1917 से 1935 तक गांधी जी के कई आंदोलन देखने को मिलेंगे। तो 1915 में गांधी जी भारत आए और 1917 में उन्होंने अपना पहला मूवमेंट किया जिसे आप कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। कौन सा मूवमेंट? चंपारण। चंपारण बिहार में है और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। 1917 के बाद 1918 में 2 आंदोलन उनके रहे। एक रहा खेड़ा आंदोलन और दूसरा रहा अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ठीक, तो गांधी जी 15 में आ रहे हैं। 17 में उन्होंने जो है पहला आंदोलन अपना किया, चंपारण सत्याग्रह जिसे आप कहते हैं। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह माना जाता है। उसके बाद उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन किया। 1919 इस वर्ष इन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। कौन सा आंदोलन किया? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। 1920 में उन्होंने पहला अखिल भारतीय आंदोलन। 2 प्रश्न यहां से बनते हैं। एक कि भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन सत्याग्रह। दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत में गांधी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन। ऐसा आंदोलन, अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया मूवमेंट, वो मूवमेंट जिससे पूरा देश प्रभावित हुआ। तो जब पूरे देश की प्रभावित करने वाले आंदोलन की बात आती है सवाल में, तो वो आंदोलन कौन सा है? 1920 का
असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन से गांधी जी पूर्णतः अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध हुए और यहीं से अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनना शुरू हुआ। और इसके बाद क्रमशः 1930 में गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। ठीक, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को कई और नामों से जाना जाता है। इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो इन इतने सारे आंदोलनों के होते हुए स्थिति यह बनी कि ब्रिटिश सरकार को भारत का दबाव मानना पड़ा, भारतीय नेताओं का दबाव मानना पड़ा। और जब ब्रिटिश सरकार दबाव में आई तो उसने क्या किया, 1930 के बाद गोलमेज सम्मेलन बुलाया, वहां पर बात नहीं बन पाई। जब गोलमेज सम्मेलन में बात नहीं बन पाई तो क्या करते हैं ये लोग, इन्होंने 1935 में एक बड़ा सुधार करने का प्रयास किया ताकि भारतीय जनमानस प्रसन्न हो जाए और इन आंदोलनों से थोड़ी सी मुक्ति मिले। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इस अधिनियम में मूल बात यह है कि यह अधिनियम भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए आया और कोई उद्देश्य इसका नहीं था। अंग्रेज आपसे सिर्फ और सिर्फ थोड़े से प्रभावित थे, थोड़े से दबाव में थे आंदोलनों के चलते, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता को जो है संतुष्ट करने के लिए, ताकि वो आंदोलनों में कम से कम भाग ले। तो देखते हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता को संतुष्ट करने का 1935 के अधिनियम में प्रयास किया जाता है। तो 1935 के अधिनियम में देख लेते हैं क्या क्या आया। का एक्ट 1935 का अधिनियम क्या होता है, भारत को एक संघ के रूप में, एक यूनियन, अभी क्या था, भारत में कुछ देशी रियासतें थी, कुछ प्रांत थे, कुछ अलग अलग हिसाब किताब से बटा हुआ था, अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड था। इसको क्या किया इन्होंने, भारत के साथ साथ अंग्रेजों ने बर्मा पर भी अधिकार कर रखा था, तमाम और अन्य प्रेसिडेंसियां अंग्रेजों के कब्जे में थी। अब उन्हें क्या था कि उन्हें भारत संघ बनाना था। तो जब भारत संघ बनाएंगे तो उसमें भारत ही शामिल होगा और कोई नहीं। तो उन्होंने क्या किया, 1935 में क्या किया, पहले भारत को एक संघ के रूप में, यूनियन के रूप में, संघ इन द सेंस ऑफ यूनियन, नॉट फॉर फेडरल, ये फेडरल नहीं था, ये संघ एक यूनियन के रूप में डेवलप किया उन्होंने। तो भारत एक संघ के रूप में डेवलप हुआ। जब संघ के रूप में उन्होंने भारत को डेवलप किया तो उसका एक रिजल्ट और आया कि जिस बर्मा पर भी अंग्रेजों ने अधिकार जमा रखा था, उस बर्मा को इन्होंने क्या किया, भारत संघ से अलग कर दिया। क्या किया, भारत संघ से अलग किया। तो अगर पूछा जाता है कि भारत संघ के रूप में कब डेवलप हुआ, तो 1935। और दूसरा सवाल बनता है कि बर्मा को कब भारत से पृथक किया गया, भारत से अलग किया गया, तो वह है 1935। तो दूसरा काम क्या किया गया, बर्मा को भारत से अलग किया गया, भारत से पृथक किया गया या अलग किया गया, बात एक ही है। तो बर्मा को भारत से अलग किया गया। एक चीज और यहां ध्यान देने वाली है कि 1935 के ही अधिनियम में बर्मा को अलग करने के साथ साथ जो राज्यों में ड्वेल गवर्नमेंट, द्वैध शासन इन्होंने अपनाया था, उसे समाप्त कर दिया। दूसरा काम क्या करते हैं कि राज्यों में जो द्वैध शासन था, राज्यों में जो द्वैध शासन मतलब दोहरी सरकार, केंद्र और राज्य की सरकारें थी, द्वैध शासन, इस द्वैध शासन को क्या किया इन्होंने, समाप्त कर दिया। अब द्वैध शासन दूसरी जगह लगाया। तो द्वैध शासन यहां से हटाकर कहां लगाया, द्वैध शासन केंद्र में लगा दिया। केंद्र की जो सरकार थी, यहां पर क्या किया इन्होंने, द्वैध शासन अपनाया, द्वैध शासन केंद्र में अपनाया। क्लियर। तो केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र का शासन क्या हो गया, ये द्वैध हो गया। ठीक। ड्यूअल गवर्नमेंट इन द सेंस, इसमें इस द्वैध शासन में थोड़ा सा अंतर है। यहां का द्वैध शासन, राज्यों का द्वैध शासन कुछ अलग था, केंद्र का द्वैध शासन कुछ अलग था। राज्यों के द्वैध शासन में क्या था, राज्यों के द्वैध शासन में व्यवस्था यह थी कि कुछ अधिकार राज्य के हाथ में और कुछ अधिकार केंद्र के हाथ में। लेकिन केंद्र के द्वैध शासन की व्यवस्था अलग है। यहां के द्वैध शासन में क्या किया इन्होंने, यहां के द्वैध शासन में कुछ अधिकार ब्रिटिश सरकार ने अपने अंडर में रखे और कुछ अधिकार उन्होंने भारतीयों को दे दिए। मतलब आरक्षित विषय, रिजर्व मैटर और हस्तांतरित, ट्रांसफरेबल मैटर।
तो जो मूल मुद्दे थे, मतलब सुरक्षा, सेना, शांति व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, संचार की व्यवस्था, ये रखा अंग्रेजों ने अपने पास, और जो गौड़ मुद्दे थे जैसे कपड़ा मंत्रालय हुआ या श्रम मंत्रालय हुआ, जहां पर कैपिटल लगनी है, वहां दे दिया भारतीयों को। तो एक सुधार जैसी स्थिति दिखाई देती है कि भारत को एक संघ बनाया, पहला काम। बर्मा को भारत से अलग कर दिया, बर्मा भारत से अलग हो गया। राज्यों में जो द्वैध शासन था, जहां पर राज्य के लोग मतलब भारतीय शासन व्यवस्था बनाए हुए थे, उसे इन्होंने पूरी तरह से राज्यों को समर्थन कर दिया, मतलब द्वैध शासन हटा लिया, अपना हस्तक्षेप हटा लिया। तो अगली बात, केंद्र में द्वैध शासन, मतलब केंद्र के शासन में भी राज्य की जनता को भागीदार बनाया, भारत के लोगों को भागीदार बनाया। और इसी आधार पर, इसी अधिनियम के सुझाव पर 1937 का चुनाव कराया गया। इसके बाद भारत में 1937 में इलेक्शन होता है, और वो इलेक्शन 1935 के एक्ट में जो प्रावधान बनाया गया था, इसी के तहत जो है उसे बनाया जाता है। इसके साथ साथ भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय एक था कलकत्ता में, जो कि 1773 में स्थापित हुआ था, इस सर्वोच्च न्यायालय को वहां से शिफ्ट करके दिल्ली लाया गया और इसका नाम भी बदल दिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर संघीय न्यायालय कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? संघीय न्यायालय। तो ये 1937 में ही चुनाव होता है और 1937 में ही संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। 1937 में संघीय न्यायालय स्थापित होता है। दो काम 1937 में होते हैं, एक संघीय न्यायालय और दूसरा काम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वो संघीय न्यायालय में बदल गई। साथ साथ दूसरा काम किया गया, चुनाव कराया गया। तो इसी आधार पर भारत में चुनाव संपन्न हुआ। ठीक, तो ये व्यवस्था 1935 में बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय जनमानस इन सारे सुधारों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और भारत ने 1930 में ही भारत के नेताओं ने घोषित कर दिया था कि स्वतंत्रता से कम अब कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे यह व्यवस्था आगे बढ़ी, लेकिन इसी दरमियान देखिए ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में फंस गया। ब्रिटेन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में फंसा। यह व्यवस्था तो लागू रही, लेकिन ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध में फंसने के बाद समस्या थोड़ी सी और गंभीर हो गई। समस्या क्या गंभीर होती है? प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 तक चला था, उसमें भारतीयों को शामिल किया गया था और अंग्रेजों को पूर्णतः सफलता भी मिली थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेजों ने जीता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान क्या होता है, भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया, और जब भारतीय जनमानस को इस युद्ध में शामिल किया गया तो राज्यों में जो 1937 के चुनाव द्वारा सरकार बनाई गई थी, सभी सरकारों ने, जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी, रिजाइन कर दिया। हालांकि मुस्लिम लीग और अंबेडकर साहब ने इस मुद्दे का विरोध नहीं किया, उन्होंने इसको जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, लेकिन कांग्रेस ने जहां जहां 1937 में सरकारें बनाई थी वहां से रिजाइन किया और इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने का पूरा विरोध किया। अब विरोध का परिणाम यह रहा कि भारतीय जनमानस इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहा था, और जिस समय यह विश्व युद्ध चल रहा था वहां से काफी सवाल निकलते हैं। तो आते हैं हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, देखते हैं कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ। ठीक, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला। ठीक, 1939 से 1945 तक। इसमें क्या होता है, 1939 में जब ब्रिटेन युद्ध में शामिल होता है और भारतीय भाग नहीं लेते, तो ब्रिटेन बहुत से मोर्चों पर हारना शुरू करता है। जिस समय विश्व युद्ध शुरू हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। चर्चिल इनका नाम है। चर्चिल साहब थे। चर्चिल साहब भारतीयों को युद्ध में शामिल करना चाहते थे, लेकिन भारतीय मना कर दिए। तो चर्चिल ने क्या किया, 1942 में 1942 में एक मिशन भारत भेजा, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मिस्टर क्रिप्स। इनका पूरा नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स महोदय जब इस मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे, इसीलिए 1942 में जो मिशन आया उसे कहा जाता है क्रिप्स मिशन। इस मिशन के आने के पीछे दो उद्देश्य थे। एक उद्देश्य कि भारत की जनता को इस युद्ध में शामिल किया जाए,
लेकिन भारतीय जनता मना कर चुकी थी। भारत के नेताओं ने इसे रिजेक्ट कर दिया था कि हम युद्ध में आपका साथ नहीं देंगे। तो क्या करते, इनके सामने दूसरी समस्या थी कि कैसे शामिल किया जाए। तो क्रिप्स मिशन ने भारतीय नेताओं के सामने दो प्रपोजल रखे कि हम दो प्रस्ताव आपको देते हैं, इस प्रस्ताव के आधार पर आप क्या करेंगे, युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। तो वो प्रस्ताव था पहला कि आप अपनी संविधान सभा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे। और दूसरा प्रपोजल था डोमिनियन स्टेट। क्या था, डोमिनियन स्टेट। तो ये दो प्रपोजल जब भारत के सामने मिले तो एक चीज तो समझ में आ रही है, संविधान सभा, लेकिन डोमिनियन स्टेट मतलब एक ऐसा अधिराज्य जिसमें शासन का मुखिया अंग्रेज ही रहेगा, सत्ता भारतीयों के हाथ में जरूर आ जाएगी थोड़ी बहुत। तो भारतीय जनमानस 1930 में ही कह चुका था 1930 में कि स्वतंत्रता से कम अब कुछ भी नहीं, और डोमिनियन स्टेट अब भारत लेने के पक्ष में नहीं था। तो भारत ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। भारतीय नेताओं ने क्रिप्स के प्रस्ताव को खारिज किया और वापस जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता से कम अब कुछ भी नहीं चाहिए था। क्रिप्स महोदय वापस चले गए। लेकिन यहां से एक प्रश्न बनता है कि क्रिप्स प्रस्ताव कब आया। तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में। क्यों आया, तो उद्देश्य क्या था, चर्चिल ने भेजा था युद्ध में भाग लेने के लिए, युद्ध में भाग लेने के लिए भारतीयों को मनाने हेतु, ताकि भारतीय जनता युद्ध में भाग ले और ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध की तरह दूसरा विश्व युद्ध भी उसी प्रकार जीत सके। ठीक, तो इस विश्व युद्ध की चीजें समझ में आई। लेकिन इसी समय एक घटना घटती है ऐसी जिसकी वजह से इस विश्व युद्ध पर विराम लगा। होता क्या है, जब व्यक्ति थोड़ा सा सफलता पाने लगता है तो उत्साह चरम पे चला जाता है। ऐसा ही जापान के साथ हुआ। जापान इस युद्ध में ब्रिटेन के अगेंस्ट से लड़ रहा था। जापान को थोड़ी बहुत सफलता मिली। जापान अति उत्साह में आकर के अमेरिका के सबसे मजबूत सैन्य बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है। और पर्ल हार्बर पे हमले के बाद अमेरिका जागता है और अमेरिका जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमला करता है। यह अब तक का विश्व में एकमात्र परमाणु हमला है जो 1945 में हुआ। परमाणु हमले के बाद जो है विश्व युद्ध धीरे धीरे विराम के चला गया और विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटेन की सत्ता बदल जाती है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो चर्चिल था उसे हटाया गया, वह चुनाव हारता है और उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। जब विश्व युद्ध समाप्त होता है तो विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो पीएम चर्चिल और समाप्त हुआ तो पीएम बनाए गए इटली। इटली महोदय प्रायः इस बात का समर्थन करते थे कि भारत को स्वतंत्र किया जाए और भारत इस सत्ता में, इस युद्ध में शामिल हो। ठीक, इसके साथ साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का भी दबाव ब्रिटेन की सरकार के ऊपर था। तो इटली को मजबूर होकर के एक मिशन भेजना पड़ा भारत में, और वो मिशन आया 1946 में, 1946 में यह मिशन आया। और इस मिशन में इटली की सरकार के 3 मंत्री शामिल थे। तो यहां पर कैबिनेट के 3 मंत्री शामिल थे, इसीलिए इसे कहा जाता है कैबिनेट मिशन। क्या नाम दिया गया इसे, कैबिनेट मिशन। और यह मिशन आता है 1946 में भारत। तो 1946 में जब मिशन भारत आता है तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि इतने दबाव के बाद अब भारत को सत्ता हस्तांतरित की जाए, सत्ता ट्रांसफर की जाए। तो जो सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी, जो शासन व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी, वह शासन व्यवस्था अब इस मिशन के द्वारा भारतीयों को हस्तांतरित की जानी थी। तो इस जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण इसका उद्देश्य बनाया गया, पावर का ट्रांसफर, सत्ता हस्तांतरण। और इस मिशन में जो लोग शामिल थे वो भी प्रायः सवाल में पूछे जाते हैं। तो इस मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था जिसे आप जानते हैं पैथिक लॉरेंस के नाम से। क्या नाम था, पैथिक लॉरेंस। दूसरा सदस्य था स्टेफर्ड क्रिप्स, जो पहले भी आ चुका था, स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरा सदस्य था एवी अलेक्जेंडर। कौन था, अलेक्जेंडर। ठीक, ये 3 लोग आए थे, तीनों ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे और इस मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था पैथिक लॉरेंस।
कौन था अध्यक्ष? पैट्रिक लॉरेंस। यह सवाल भी बनता है, प्रायः बार बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस। कितने सदस्य थे? इसके 2 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था, कुल 3 मेंबर वहां से आए, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इन तीनों ने मिलकर के भारत के सामने 2 प्रपोजल रखे, और वो 2 प्रपोजल कौन से थे जो कैबिनेट मिशन में आपको मिले? तो कैबिनेट मिशन के 2 प्रपोजल थे, एक था संविधान सभा, क्या था? संविधान सभा, और दूसरा प्रपोजल था अंतरिम सरकार। क्या था? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार मतलब एक टेम्परेरी गवर्नमेंट, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट, क्योंकि इस समय भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय शासनिक व्यवस्था के पास कोई अपनी नियम कानून, अपनी व्यवस्था तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि जब वो सत्ता छोड़ के जाएंगे तब आप सरकार चलाने में, देश चलाने में सक्षम हो सके। तो उन्होंने 2 बातें दी, संविधान सभा, अंतरिम सरकार। यहां से 2 प्रश्न प्रायः बनते हैं जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं। मैं एकदम क्लियर कहता हूं कि इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कारण ये नहीं है कि जीएस सिर्फ रटने की चीज है, जीएस को समझने की भी आवश्यकता है। तो यहां से आप थोड़ा ध्यान रखिए कि 1942 में संविधान सभा की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। क्रिप्स मिशन में 1942 में जो आया, संविधान सभा की चर्चा हो चुकी। तो प्रश्न बनता है कि किस ब्रिटिश मिशन में संविधान सभा की चर्चा पहली बार की गई? तो वो क्या होगा? 1942 का क्रिप्स मिशन। लेकिन किस मिशन के प्रस्ताव द्वारा भारत में संविधान सभा बनाई गई? तो वो प्रपोजल कब आया? 1946 में आया। और कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कुल 3 थे, पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य। इसका उद्देश्य क्या था? सत्ता हस्तांतरण। ठीक फ्रेंड, तो ये 2 काम अब स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अंतरिम सरकार की, कि अंतरिम सरकार में क्या है और कैसे बनी अंतरिम सरकार, क्या इसका उद्देश्य रहा। तो आते हैं अंतरिम सरकार पे। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, इसे आप टेम्परेरी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि यह गवर्नमेंट अंग्रेजों के अधीन ही बनाई गई थी। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस सरकार का अध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष बनाया गया। इसका अध्यक्ष वही व्यक्ति बना रहा जो उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार का मुखिया था, और उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार के मुखिया हैं वेवेल। ठीक, तो यह सरकार बनी 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को यह गवर्नमेंट बनाई गई। और जब भी सरकार बनती है तो सरकार का फॉर्मेशन क्या है आज, कि कुछ लोगों के पास मंत्रालय दिया जाता है, कुछ व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें भी काफी लोग नियुक्त हुए जो कि एक सरकार की तरह से काम करें। तो इस सरकार के बारे में पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिला। तो यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य यही है कि इसका जो है मुखिया कौन था, तो इसके प्रमुख थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और इसके साथ साथ इसमें कई सदस्य शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ इसमें सरदार पटेल साहब, जो जिनके पास गृह मंत्रालय हुआ करता था उस समय। ठीक, सरदार पटेल के साथ राजेंद्र प्रसाद के पास इस समय कृषि मंत्रालय हुआ करता था। ठीक, और इसके बाद जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय हुआ करता था। इसके साथ सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी के पास उस समय शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। ठीक, इसके साथ साथ और भी लोग शामिल हुए। यहां प्रायः 2 प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं, बार बार पूछे जाते हैं कि इस सरकार में विधि मंत्रालय किसके पास था। ठीक, तो एक बार फिर मैं रिपीट कराता हूं कि अंतरिम सरकार कब बनी? 2 सितंबर 1946 को। ठीक, इसके प्रमुख बनाए गए जवाहरलाल नेहरू, जो भारतीय प्रमुख थे लेकिन इस सरकार के उपाध्यक्ष थे। इनके भी अंडर में 2 मंत्रालय था। इनके अंडर में था विदेश मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय के साथ साथ इन्हें दिया गया था राष्ट्रमंडल। ठीक, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल दिया गया। 2 विभाग इनके पास थे, विदेश और राष्ट्रमंडल। और
इस सरकार के भारतीय प्रमुख थे, लेकिन उपाध्यक्ष कहलाते थे। सरदार पटेल गृह मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय। इसके साथ साथ इसमें कुछ मुस्लिम लीग के भी सदस्य शामिल हुए थे। मैं उनका नाम अलग कर लेता हूं ताकि उन्हें आप अलग से जस्टिफाई कर पाएं। तो मुस्लिम लीग के सदस्यों में इसमें शामिल हुए सबसे पहले लियाकत अली। कौन आया? लियाकत अली। लियाकत अली को कौन सा मंत्रालय मिला? लियाकत अली को मिला वित्त मंत्रालय। ठीक, इसके साथ साथ लियाकत अली के साथ आसफ अली, आसफ अली भी शामिल किए गए। आसफ अली के पास था रेल मंत्रालय, ये दूसरे व्यक्ति थे। तीसरे व्यक्ति गजनफर अली, गजनफर अली, गजनफर अली के पास था स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक, इसके साथ साथ और भी जो कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, इसमें 2 सदस्य प्रायः बार बार पूछे जाते हैं और वो पूछे जाते हैं रक्षा मंत्री और दूसरे कानून मंत्री। ये यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि जैसे ही कानून की बात आती है तो हम लोगों के दिमाग में आ जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और बार बार बच्चे इसका मिस्टेक करते हैं क्योंकि अंतरिम सरकार जो 2 सितंबर 1946 को बनाई गई थी, इस सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे और कानून मंत्री योगेंद्र नाथ को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? योगेंद्र नाथ को बनाया गया था। और रक्षा मंत्री की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल कौनते हैं, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास मैंने पहले ही बताया कि गृह मंत्रालय था। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। तो ये लोग मिलकर के एक सरकार बनाते हैं और ये सरकार बनती है 2 सितंबर 1946 को। ठीक, और इस सरकार के बनने के साथ ही भारत में संविधान सभा के लिए निर्वाचन का कार्य प्रारंभ होता है। सभा के लिए निर्वाचन किया जाए तो वह निर्वाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है संविधान सभा के लिए जुलाई में। एक बार मैं फिर इसे अंतरिम सरकार को रिपीट करता हूं कि ये मुस्लिम लीग के सदस्य हैं लियाकत अली वित्त मंत्रालय, आसफ अली रेल मंत्रालय, गजनफर अली स्वास्थ्य मंत्रालय। ये 2 लोग काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? बलदेव सिंह को। कानून मंत्री किसे बनाया गया? योगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया। तो ये दोनों कांग्रेस के सदस्य थे और ये तीनों क्या हैं? ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इसके पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल रहे जिनके पास कृषि मंत्रालय रहा, साथ साथ खाद्य मंत्रालय भी इनके पास रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें सम्मिलित रहे जिनके पास गृह मंत्रालय रहा, साथ साथ संचार मंत्रालय भी इन्होंने देखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सरकार के उपाध्यक्ष थे, इनके हाथ में विदेश मंत्रालय और साथ साथ राष्ट्रमंडल मंत्रालय रहा। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय देखते थे। जगजीवन राम के हाथ में श्रम मंत्रालय रहा। ठीक, तो ये रही अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार बन गई और इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अंतरिम सरकार के बाद दूसरी समस्या थी किसकी? संविधान सभा की, कि संविधान सभा कैसे बनाई जाए। एक सबसे बड़ी समस्या थी, कारण कि संविधान सभा, संविधान तो ऐसा कार्य है नहीं कि 5 लोग बैठ के बना दे। यह एक बड़ा और व्यापक कार्य था। इसके लिए भारत की जनमानस में किसे शामिल किया जाए, किसे न शामिल किया जाए, यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न था भारतीय नेताओं के लिए। तो इसका एक जो है उपाय ढूंढा गया। उपाय यह ढूंढा गया कि संविधान सभा कैसे बनाई जाए, इसके लिए निर्णय लिया गया। और वह निर्णय यह था, बताते हैं आपको, कि संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव जुलाई में हुआ। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया। जब यह चुनाव कराया गया तो चुनाव के आधार कुछ निश्चित किए गए। ऐसे चुनाव नहीं कराया गया कि गली मोहल्ले का चुनाव था, क्योंकि उस समय स्थितियां थोड़ी सी आज जैसी नहीं थी। उस समय देश नया नया स्वतंत्र होने के कागार पे था, अभी स्वतंत्र भी नहीं हुआ है। ना हमारे पास निर्वाचन आयोग जैसी संस्था है और ना ही हमारे हाथ में उतनी पर्याप्त सत्ता। तो हमने चुनाव कराने के लिए जो निर्णय लिया, वो निर्णय लिया कि 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य आएगा चुनाव। कहां के लिए? एक सदस्य आएगा चुनाव, ये संविधान सभा के लिए। 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाएगा संविधान सभा के लिए। और इन सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? इन सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होगा प्रत्यक्ष, क्योंकि ना तो जनता उस समय इतनी अवेयर थी और ना ही भारत में चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था।
तो उससे बचते हुए यहां पर निकाला गया नया रास्ता कि राज्यों में जो विधानसभाएं बनाई गई थी उन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव कराया गया। तो दो प्रश्न यहां बनेंगे कि कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य लिया गया, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य लिया गया। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न बनता है इसमें कि इनका चुनाव कैसे हुआ। तो इनका चुनाव हुआ राज्यों की विधानसभा सदस्यों द्वारा, ठीक, जो राज्य थे और वहां पर विधानसभाओं का गठन हुआ था, तो राज्यों की विधानसभा सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया गया 10 लाख की जनसंख्या पर एक। तो टोटल जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, ये चुने हुए प्रतिनिधि यहां पर कारण उसका था कि 389 डिसाइड किए गए। उसका कारण यह था कि सारे प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के राज्यों से नहीं आने थे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि देसी रियासतों से आने थे, क्योंकि उस समय का भारत जो है 2 टुकड़ों में बटा था। कुछ तो राज्य थे, ब्रिटिश भारत के राज्य कहा जाता था उन्हें, कुछ थी देसी रियासतें, ठीक। उस समय देसी रियासतों की संख्या लगभग 565 थी। इन 565 देसी रियासतों और राज्यों के साथ आने थे। इसके साथ साथ भारत में 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी हुआ करते थे। कितने? 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो इन तीनों से संविधान सभा के 389 सदस्य लिए गए। 389 मेंबर्स कहां से आए? ब्रिटिश भारत के राज्यों से, देसी रियासतों से, और 4 सदस्य आए 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो इसे डिवाइड करते हैं कि राज्यों से कितने आए, देसी रियासतों से कितने आए और चारों चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने आए। तो जो संविधान सभा को एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि संविधान सभा चुनी गई जुलाई 1946 में। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य आना सुनिश्चित हुआ और यह चुनाव हुआ राज्यों की विधानसभा सदस्यों द्वारा। इन्होंने मिलकर के संविधान सभा के सदस्यों को चुना और कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित थी 389। और इस 389 सदस्यों में कुछ सदस्य राज्य से चुने गए, कुछ देसी रियासतों से चुने गए और कुछ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जो उस समय 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, ठीक। तो इन तीनों से सदस्य चुन के आए। तो देखते हैं कहां कहां से कितने सदस्य आए, किन किन पार्टियों ने इस चुनाव में भाग लिया और किसको कितनी कितनी सीटें मिली, ठीक। तो जब आप संविधान सभा की बात करते हैं और इसके सदस्यों की बात करते हैं तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। इसमें 3 जगह मैंने बताया, कुछ राज्य से आए, राज्यों से टोटल आए 292 और जो 565 देसी रियासतें थी, देसी रियासतें जो उस समय छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, कुछ जमींदारों के अंडर में, कुछ रियासतों के अंडर में, छोटे छोटे राजा जो हुआ करते थे उनके अंडर में जो रियासतें थी उनका भी विलय भारत में हुआ था। तो यहां से निश्चित किया गया कि 93 मेंबर्स कहां से आएंगे? देसी रियासतों से आएंगे और राज्यों से कितने आएंगे? 292 आएंगे, ठीक। उसके साथ साथ आपको मैंने बताया कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे भारत में, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे भारत में। इन 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से भी 4 सदस्य चुन के आए। टोटल काउंट करिए 389 होने चाहिए। 5 4 9 9 9 18 2 1 3 389 हो गए। ये 389 सदस्य इतनी जगहों से, राज्यों से, रियासतों से, कमिश्नरी क्षेत्रों से आए। अब यहां पर जो चुनाव हुआ, यहां पर राज्यों में जो राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया, कांग्रेस ने भाग लिया, मुस्लिम लीग ने भाग लिया। ये 2 प्रमुख पार्टियां थी। साथ साथ और भी छोटी छोटी, जैसे आज के चुनाव में छोटी छोटी पार्टियां भाग लेती हैं, उसी तरह कुकुरमुत्तों की तरह यहां भी दर्जन भर पार्टियां आई। लेकिन बेसिकली मुख्य पार्टियां थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस का जो पार्टिसिपेशन था इसमें टोटल 292 में इसने जीता 204 सीटें। और 204 सीटें जब जीती तो पंजाब में एक पार्टी थी जिसकी 4 सीटें थी, उसने भी इसमें विलय कर लिया। तो टोटल कांग्रेस की कितनी हो गई? 208 सीटें। मुस्लिम लीग ने मात्र 73 सीटें जीती। और जब 73 सीटें मुस्लिम लीग जीती तो टोटल अब बहुत कम सीटें बचेगी, ठीक। एक पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी को मात्र 1 सीट मिली। दक्षिण भारत की 2 पार्टियों को सफलता मिली इसमें एक पार्टी है यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली। यूनियनिस्ट
कांग्रेस पार्टी के नाम से भी एक पार्टी चुनाव लड़ी थी, इसे भी 1 सीट मिली और 8 सीटें निर्दल उम्मीदवारों को मिली। किनको? निर्दल उम्मीदवारों को, अदर्स जिसे आप कहते हैं, जो किसी दल में नहीं थे, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े थे। तो सबसे बड़ी समस्या रही लीग की 73 सीटें। टोटल काउंट करिए 292 होना चाहिए इसे, और 292 है भी। तो 292 सीटें इस प्रकार आई, जिसमें कांग्रेस 208, लीग 73, कृषक प्रजा पार्टी 1, यूनियनिस्ट पार्टी को 1, यूनियनिस्ट कांग्रेस पार्टी को 1 और निर्दल को 8 सीटें मिली। समस्या यहीं से क्रिएट होती है। क्रिएट क्या होती है कि जब लीग को कम सीटें मिली, लीग को यह समझ में आया कि वह भारतीय संविधान सभा में कुछ नहीं कर पाएगी, तो उसने कैबिनेट मिशन प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब कैबिनेट मिशन प्रपोजल को जब रिजेक्ट करेगी तो अंतरिम सरकार से भी हट जाएगी और इस संविधान सभा के 289 सदस्यों में से भी ये हट जाएंगे। लेकिन सारे के सारे नहीं गए। लीग के कुछ सदस्य भारत में बने रहे और इस मुस्लिम लीग के वॉकआउट करने के बाद टोटल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या शेष बची। लीग के घटने के बाद लीग माइनस हो गई, लीग मतलब मुस्लिम लीग, तो टोटल 324 सदस्य बचे और इन्हीं 324 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की मेहनत के बाद भारतीय संविधान बनाया। भारतीय संविधान के सभा के बारे में और भी ढेर सारे सवाल बनते हैं, इन्हें भी हम बताते हैं। पहले से एक बार रिपीट करेंगे कि 389 सदस्य कुल चुन के आए। इन 389 सदस्यों में राज्यों द्वारा 292 सदस्य, देशी रियासतों के 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 सदस्य, टोटल 389 हुए। और इस जब 292 का राज्यों में चुनाव हुआ तो कांग्रेस और उसके समर्थित दल को 208 सीटें, लीग को 73 सीटें, कृषक प्रजा पार्टी को 1 सीट और यूनियनिस्ट पार्टी को 1 सीट, निर्दल उम्मीदवारों को 8 सीटें मिली। टोटल 292 होती हैं। 292 सीटों की जो उम्मीदवारी थी, इस उम्मीदवारी में 73 सीटें मुस्लिम लीग की जो रही, यही घातक बनी और लीग की कम सीटें आने की वजह से लीग ने वॉकआउट कर दिया। लीग ने जब वॉकआउट किया तो कितनी सीटें शेष बची भारत में? 324। और इन्हीं लोगों ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन मेहनत किया और भारतीय संविधान का निर्माण किया। ठीक, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबी रही, काफी लंबा प्रोसेस चला, काफी बैठकें हुई, 12 बैठकें हुई कुल। तो इन मुद्दों से भी काफी सवाल बनते रहे हैं। तो हम लोग वहीं चलते हैं कि कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, क्या क्या स्टेप अपनाए गए, कब पहली बैठक हुई और पहली बैठक हुई तो उसमें क्या किया गया, ये सारे मुद्दे भी सवाल एग्जाम में आते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण, अब आपका यहां से यह मुद्दा होगा कि भारतीय संविधान सभा भी बन गई और कुल 324 सदस्य शेष बचे, तो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक इसकी बुलाई गई 9 दिसंबर 1946, 1946। पहली बैठक इसकी कब बुलाई गई? 9 दिसंबर 1946 में। एक बात आपको बता दें, टोटल 389 सदस्य बचे 324। इन 300 से अधिक लोगों को अगर एक साथ बैठा दिया जाए और कोई इनका नेतृत्व न करने वाला हो तो क्या स्थिति होगी, थोड़ा कल्पना कर लीजिए आप। काफी ये भेड़ चाल हो जाएंगे। इसीलिए जब भी कोई ऐसा संगठन बनाया जाता है तो उसका एक सामान्य सा नियम होता है कि जो वरिष्ठतम सदस्य देखा जाता है उसे उसका टेम्परेरी चेयरमैन बना दिया जाता है। तो जब 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई तो क्या किया गया, 9 दिसंबर को इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, टेम्परेरी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को ये टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया। ये अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्योंकि अभी हाल ही में एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो क्वेश्चन काफी लोगों को कंफ्यूज करता रहा कि प्रथम राजेंद्र प्रसाद होंगे या सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। तो 2 ही तो अध्यक्ष हुए, एक सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम भी थे और अस्थायी, तो ये अस्थायी टेम्परेरी चेयरमैन थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद अगली बैठक इसकी, ये फर्स्ट सिटिंग थी, पहली बैठक।
संविधान सभा की दूसरी बैठक, ये दूसरी बैठक हुई कब? 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर दूसरे अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन बनाए गए। कौन? मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, राजेंद्र प्रसाद, इस नाम से मुझे बड़ा प्रेम भी है क्योंकि यह नाम मेरा भी है, इसलिए राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन बनाए गए। तो राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। तो जब परमानेंट चेयरमैन बन गया तब संविधान सभा की कार्य व्यवस्था स्टार्ट हुई और संविधान बनाने में कुल 12 बैठकें हुई। कितनी? 12 बैठकें हुई। और इन 12 बैठकों के होते होते 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इस संविधान सभा में समस्याएं काफी थी। समस्याएं ये थी कि संविधान कैसे बनाया जाए, यह मूल मुद्दा था। तो संविधान के बारे में जानने के लिए हमने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और इन 60 देशों के संविधानों के अध्ययन में जहां से हमें जो कुछ बेहतर लगा वहां से हमने वो तथ्य अपने हिसाब से कट पेस्ट या किसी भी प्रकार से संशोधित करके अपने संविधान में शामिल किया है। और शायद यही कारण है कि भारतीय संविधान को उधार की थैली भी कहा जाता है, भानुमति का पिटारा भी कहा जाता है। ठीक, तो भारतीय संविधान सभा ने कुल 12 बैठकें की और 26 नवंबर 1949, 12 बैठकों में एक बैठक ये भी रही जो इसकी 11वीं बैठक रही, 26 नवंबर 1949, 1949। इस 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा की बैठक हुई, इस समय तक भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया और इस संविधान को भारतीय संविधान सभा ने एडॉप्ट कर लिया, अंगीकृत कर लिया। बार बार सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया तो इसके कुछ प्रावधान उसी समय लागू कर दिए गए। कारण कि उस समय कुछ समस्याएं ऐसी थी कि कुछ प्रावधान लागू करने आवश्यक थे। जैसे 26 नवंबर 1949 के समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था 1947 के अधिनियम द्वारा। तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। तो जब लोग भारत से पाकिस्तान जाएंगे तो उनकी नागरिकता समाप्त होगी और अगर पाकिस्तान से भारत आएंगे तो उनकी नागरिकता ऐड होगी। तो नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया। यही संविधान सभा अंतरिम संसद, टेम्परेरी पार्लियामेंट के रूप में कन्वर्ट हो गई। अंतरिम संसद के रूप में जब कन्वर्ट हुई तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा के द्वारा जो है भारत का राष्ट्रपति चुना गया और इसीलिए अंतरिम संसद, निर्वाचन और नागरिकता, 3 प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही 3 प्रावधान संविधान के लागू कर दिए गए। वो तीनों प्रावधान कौन कौन से हैं? वो है नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, टेम्परेरी पार्लियामेंट, अंतरिम संसद। ठीक, ये 3 प्रावधान लागू कर दिए गए इसी दिन। क्लियर? तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक और इस बैठक में पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट चेयरमैन बनाया गया और इस संविधान को बनाने में संविधान सभा ने कुल 12 बैठकें की और 26 नवंबर 1949 को इसकी 11वीं बैठक थी और इस बैठक में संविधान को एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया, स्वीकार किया गया और इस संविधान सभा के द्वारा कुल 3 प्रावधान तत्काल प्रभाव से एक्टिवेट कर दिए गए। और ये 3 प्रावधान कौन कौन से थे? नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। और यही संविधान जो पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो संविधान सभा ने संविधान बनाया और भारत में इसे लागू भी कर दिया गया। और इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या और चीजें जुड़ेंगी, इसे हम अगली क्लास में बताएंगे। और इसके साथ आपको एक बात बताएं कि कंपटीशन देखिए सिर्फ स्टडी नहीं है, कंपटीशन स्ट्रेटजी भी है। तो पढ़ने के लिए आपको रणनीति भी बनानी पड़ेगी क्योंकि बिना रणनीतियों के कोई युद्ध जीता नहीं जाता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ओके, थैंक यू।